दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने वाले अब हो जाएं सावधान, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेज रहा है नोटिस और आपसे रिप्लाई मांग रहा है। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसे रीजन शेयर करने वाला हूं जिसके वजह से कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है और आपसे उसकी रिप्लाई मांगता है। दोस्तों, जब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है नोटिस, तो आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज को देख करके आपको यकीन नहीं करना है कि ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। उस नोटिस को आपको एक बार वेरीफाई जरूर करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। नोटिस आपके मेल पे मिली हो या फिर आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आया हो, उन दोनों को जरूर से आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में चले आना है और इसके बाद आपको ई प्रोसीडिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, आपकी कोई भी नोटिस जो आपको रिसीव हुई है ईमेल पे या मेल आईडी पे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहीं पे फॉर योर एक्शन में आपको यहाँ पे नोटिस दिखेगी। तो आपको इस नोटिस को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो आप जब व्यू नोटिसेस पे जाएंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी नोटिसेस को ओपन करके देखिएगा उसमें क्या रीजन की वजह से आपको नोटिस आई हुई है। और आपको यहाँ पे टाइम भी दिया रहता है कि कितने दिन के अंदर आपको इस नोटिस का रिप्लाई आपको सबमिट करना है। सबसे पहला जो कारण होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने का, वो होता है अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करना। पिछले कई असेसमेंट ईयर से आप अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे थे, लेकिन किसी पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर में यदि आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपसे उसकी रिप्लाई मांग सकता है। जी हां दोस्तों, आप अपनी आईटीआर को क्यों नहीं फाइल करते, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आपकी जो इनकम उस पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या हो गई, कम हो गई। जैसे मान लीजिए कि यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात की जाए तो जो नॉर्मल सिटीजन होता है उसको 2.5 लाख रुपए तक का एक लिमिट दिया गया है। 2.5 लाख के ऊपर यदि इनकम जाता है तो उसको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए की लिमिट है और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसको 5 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। लेकिन ये जो लिमिट है, यदि आपका ये इनकम इसके नीचे चला जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपका इस पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर में आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जब तक कि आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करेंगे। तो आपको अपनी आईटीआर को फाइल करनी चाहिए, नील ही फाइल करिए लेकिन आपको फाइल करना चाहिए। और दूसरा होता है कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर चुकी है, लेकिन आपने आईटीआर को फाइल ही नहीं किया, ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया या फिर उस असेसमेंट ईयर के एंड तक फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है दोस्तों नोटिस रिसीव करने का, वो होता है आपकी इनकम जो है 26 AS और AIS TIS से मैच नहीं करती है। इनकम टैक्स लॉ के अनुसार जनरली 5 सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए जाते हैं तो आपको अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स में अलग अलग इनकम्स दिखते हैं। यहाँ पे जैसे आप ITR 1 ओपन करेंगे तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो कि यहाँ पे 3 टाइप्स के सोर्सेस आपको दिखते हैं इनकम के। वैसे यदि आप ITR 2 या ITR 3 फाइल करेंगे तो वहां पे आपको बिजनेस और प्रोफेशंस और कैपिटल गेन यानी कि प्रॉपर्टी को सेल करने से या म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से आपको यदि कैपिटल गेन हो रखी है तो आपको अपनी इनकम ये 5 हेड्स में रिपोर्ट करनी पड़ती है यदि आपकी इनकम हुई है तो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके फॉर्म 26 AS में या AIS TIS में आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी इनकम वहां पे रिपोर्ट किया गया है और आप जब अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप AIS TIS और 26 AS को आपने कंसीडर नहीं किया, भूल गए, आप नहीं देखे, उसमें जो इनकम आपकी दिख रही वो इनकम आपने यहाँ पे अपनी आईटीआर में इंक्लूड नहीं करी। तो ऐसे केस में जब आपकी इनकम मिसमैच करती है आपके आईटीआर फॉर्म से और 26 AIS और TIS से, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट जो है आपसे नोटिस मांग के ये आपसे जवाब मांगता है कि आपकी इनकम अंडर रिपोर्ट क्यों की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट को रिप्लाई करनी पड़ती है, अपनी आईटीआर को रिवाइज करनी पड़ती है। थर्ड रीजन होता है दोस्तों कि आपके 26 AS में
जो भी आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स या फिर जिस इनकम पे टीडीएस कटा है उस इनकम का डिटेल आपको फॉर्म 26A में दिखता है। तो यहाँ पे आप जनरली देखेंगे तो आपको टीडीएस वाला जो पार्ट ए है इसमें आपकी सारी इनकम रिपोर्ट की जाती है, कितना अमाउंट आपको पे किया गया है और कितना टीडीएस काटा गया है और कितना डिपॉजिट किया गया है, इसकी डिटेल आपको इस टेबल में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आपके जिस इनकम पे टीडीएस कटा है 26AS आपको चेक करना है और साथ में आपको AIS भी अपना चेक करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है AIS में आपकी इनकम जिस पे टीडीएस कटा है वो कई बार 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो आपको दोनों चेक करना है। तो कई बार क्या होता है कि लोग जब अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए वो लोग जिस इनकम पे टीडीएस कटा है उसको अपने आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करते हैं। अब जैसे सैलरी की इनकम है जिस पे टीडीएस कटा है तो आपको तो मजबूरी वश जो है सैलरी की इनकम दिखानी पड़ती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके रेंटल इनकम पे टीडीएस कट गया है या फिर आपके कैश बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया उस पे टीडीएस कट गया है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची खरीदी उस पे टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिस इनकम पे टीडीएस कटा है उस इनकम को आप यदि रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे टीडीएस का जो मिसमैच हो रहा है, इनकम आपने रिपोर्ट करा नहीं और आपने टीडीएस का रिफंड क्लेम कर लिया, तो ऐसे केस में जब मिसमैच होता है तो डिपार्टमेंट आपसे नोटिस भेज के आपसे पूछता है कि भाई आपने इनकम क्यों नहीं रिपोर्ट किया, आपने टीडीएस तो रिफंड क्लेम किया हुआ है लेकिन आप इनकम रिपोर्ट करिए और उसका प्रूफ हमें सबमिट करिए, अपनी आईटीआर को आप रिवाइज करिए। दोस्तों फोर्थ रीजन जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ से नोटिस रिसीव करने का वो होता है फेक या फिर अनजस्टिफाइड डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम्ड इन आईटीआर। आईटीआर फाइल करते समय जनरली लोग क्या करते हैं, फेक एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। जैसे कि आपका जो फॉर्म 16 आपको रिसीव होता है तो उस फॉर्म 16 में आपके जितने भी अलाउंसेस वगैरह हैं जैसे कि एचआरए हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, ऐसे कई सारे अलाउंसेस आपका जो एम्प्लॉयर है उसमें मान लीजिए माइनस करके आपका जो है वो रिटर्न फाइल करता है और 26AS में आपका वो एग्जेम्पशंस वगैरह दिखता है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक्सेस रिफंड क्लेम करने के चक्कर में आप एक्सेस एग्जेम्पशंस या फेक एग्जेम्पशन आप क्लेम करते हैं। अब जैसे फॉर्म 16 में आपके एचआरए का एग्जेम्पशंस नहीं है लेकिन आप आईटीआर फाइल करते समय एचआरए का एग्जेम्पशन ले लेते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आप क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई सारे एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर लेते हैं। और डिडक्शंस वगैरह जो होता है जैसे 80C का जो डिडक्शन है, अब यहाँ पे क्या है कि LIC वगैरह का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर प्रोविडेंट फंड वगैरह PPF वगैरह, सुकन्या समृद्धि, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको 80C में 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलता है। तो आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है लेट सपोज की 25,000 रुपए, लेकिन आप आईटीआर फाइल करते समय आप ये सोच रहे हैं कि यार 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शंस मिल रहा है, बढ़ा करके ले लेते हैं, अपनी इनकम कम कर देंगे, टैक्स भी कम हो जाएगा तो हमारा रिफंड हमको मिल जाएगा एक्सेस। तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है कि जब आप एक्सेस यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करते हैं या अनजस्टिफाइड डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। अब यहाँ पे क्या होता है 80C में और फॉर्म 16 का देखिए दोनों का यहाँ पे डिफरेंस आपको दे रहा है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं और जो आपके फॉर्म 16 में दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं 80C का डिडक्शंस आपको 80C में लेना था लेकिन आप 80D में चले गए। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं कि जो आप गलत सेक्शन में आप डिडक्शन को क्लेम कर लेते हैं। अब 80D में आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह नहीं लिया हुआ है लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं डिडक्शंस को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे अनजस्टिफाइड आप क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। 80 TTA का जो डिडक्शन है, इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है उसका तो आपको एक्चुअल फिगर AIS में दिख रहा है लेकिन आप यहाँ पे 10,000 रुपए तक का आपको 80 TTA में डिडक्शन मिलता है तो यहाँ आपने क्या किया एक्सेस डिडक्शन क्लेम कर लिया। तो एक्सेस डिडक्शन और एग्जेम्पशन की वजह से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस मांगता है। तो फॉर्म 26AS में जो भी आपकी टीडीएस रिफ्लेक्ट कर रही है और यहाँ पे जब आप आते हैं अपनी टीडीएस की डिटेल वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी इनकम पे यदि टीडीएस कटी रहती है तो आपके फॉर्म 26AS से यहाँ पे डाटा जो है आपका अपडेट हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको एक्सेस टीडीएस
का रिफंड क्लेम करना है तो आप क्या करते हैं, शो डिटेल पे आते हैं, ऐड अनदर पे आप टाइप करते हैं और यहाँ पे आप जो डिडक्टर है उसका नेम वगैरह कुछ भी आप डाल देते हैं और जो सैलरी की अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देते हैं, जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो डिडक्ट आप अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देते हैं। जबकि ये जेन्युइन नहीं है, हो सकता है कि आपका टीडीएस का अमाउंट कुछ और कटा हो लेकिन आप यहाँ पे एक्सेस जो है क्लेम कर रहे हैं जिसका कि कोई बेस नहीं है, कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। तो ऐसे केस में भी आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस मांग के रिप्लाई मांग सकता है। वैसे अदर देन सैलरी के केस में भी लोग यही करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसके बाद नेम ऑफ डिडक्टर इंटर करेंगे, जिस ग्रॉस रिसीट्स यहाँ पे इंटर करेंगे जिसपे कि टीडीएस डिडक्ट किया गया, ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जितना अमाउंट टीडीएस डिडक्ट किया गया, जितना क्लेम वो किए हुए हैं, बाकी यहाँ पे ऐड करा करके वो एक्सेस टीडीएस यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि आपको कभी भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। यदि आपने एक्चुअल में यदि कोई भी टैक्स आपका टीडीएस कटा है तो ही आप यहाँ पे क्लेम करें, अदरवाइज आपको क्लेम करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 26 AS से ही आपका डाटा यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो यदि आपने ऐसा किया है अपनी आईटीआर में तो आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपसे रिप्लाई मांग सकता है। दोस्तों 6 सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस रिसीव करने का कारण होता है, आई एम श्योर कि ये सबके साथ होता है। जो टैक्स लायबिलिटी आपके आईटीआर में दिख रही है, आपकी इनकम पे टैक्स का अमाउंट हो सकता है, उसमें लेट फीस आपका इंक्लूड हो सकता है यदि आप लेट में आईटीआर फाइल करते हैं, और साथ में इंटरेस्ट वगैरह आपका सेक्शन 234A, B एंड C में इंटरेस्ट वगैरह आपका जुड़ा रहता है उसमें। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल टैक्स पेबल आपका यहाँ पे अमाउंट आता है, इसके बाद यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन सेस वगैरह यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट यहाँ पे आपका ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके आईटीआर में दिख जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइनली जो अमाउंट होता है वो आपको टैक्स, फीस और इंटरेस्ट का ये पे करना होता है। अब लोग क्या करते हैं, जब इसका पेमेंट करने जाते हैं तो कई बार उनसे मिस्टेक हो जाती है, वो इस अमाउंट में क्या करते हैं, इंटर करते समय उनसे गलती हो जाती है। यहाँ पे 37,000 पे करना है, वो मान लीजिए 30,000 बाई मिस्टेक पे कर दिया उन्होंने, या फिर उन्होंने क्या किया कि अमाउंट ही नहीं पे किया, बिना पे किए हुए उन्होंने आईटीआर को फाइल कर दिया। तो जब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का और जो आपके एक्चुअल पेमेंट का दोनों में मिसमैच होता है, या फिर आपकी जो बीएसआर कोड या फिर चालान की डेट, चालान की नंबर, चालान का अमाउंट यदि आपका मिसमैच करता है तो ऐसे केस में आपकी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चली जाती है और आपसे डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे रिप्लाई मांगता है। नेक्स्ट रीजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव करने का ये होता है कि आप जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को अपने आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे क्या हुआ कि जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप 10 लाख के ऊपर बाई करते हैं तो जो रजिस्ट्रार और प्रॉपर्टी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करे। इसके बाद बैंक से आप मान लीजिए कोई डिवेंचर वगैरह 10 लाख के ऊपर का यदि परचेस करते हैं, कहीं से भी डिवेंचर आप परचेस करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग होनी जरूरी है। फॉरेन करेंसी में यदि आपने कोई ट्रांजैक्शन वगैरह किया है 10 लाख के ऊपर का यदि फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन है तो उसकी भी रिपोर्टिंग की जाती है। यदि आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया है 20 लाख के ऊपर का यदि जो कैश विड्रॉ होता है तो वो अमाउंट भी आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आता है जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट किया जाता है। तो यदि आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया है और बैंक ने उसमें अमाउंट रिपोर्ट किया है कि आपने 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए आपने कैश विड्रॉ किया है, तो आपको 20 लाख के ऊपर के जो इनकम है उसको आपको अपने आईटीआर में अदर सोर्सेज में हेड में रिपोर्ट करना पड़ता है। यदि आप फॉरगेट कर जाते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए तो आपको हाई चांसेस है इनकम टैक्स रिटर्न के नोटिसेस आने के। कई बार क्या होता है कि आपकी आईटीआर स्क्रूटनी में चली जाती है, तो ऐसे केस में भी आपसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और उसके बाद एविडेंस जो भी इनकम आपने रिपोर्ट किए, खर्चे रिपोर्ट किए हैं, उसका आपका प्रॉपर रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें आपसे डिमांड की जाती हैं स्क्रूटनी की नोटिस भेज करके और आपको सबमिट करना पड़ता है। वहां पे फिर आपको रिप्लाई वगैरह देनी पड़ती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है दोस्तों, और आपको इन नोटिसेस की रिप्लाई बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सबमिट करनी है, टाइम लिमिट के अंदर आपको सबमिट करनी है। तो आई होप कि आपको सारी बातें दोस्तों क्लियर हो गई हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे नोटिसेस वगैरह भेजता है, आपको रिप्लाई कैसे करनी है, कितने दिन के अंदर करनी है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।